नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लर्न टेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल लर्न टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का वीडियो लेके आ चुका हूं। इस बार हम इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु का जो कि UR राव सैटेलाइट सेंटर है, उसी का प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका वैकेंसी निकला हुआ है। हाल ही में इसका एग्जाम भी होने वाला है, तो उसी को नज़र में रखते हुए 2016-27 नवंबर में हुआ था जो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 90 मिनट का समय था, तो उसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन रहा ये, जो कि द परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल्स मीन्स, परमिएबिलिटी किसको बोला जाता है। दोस्तों, ये तो हम लोग जानते हैं, ये निश्चित रूप से मैग्नेटिक चैप्टर से बिलोंग्स करता है। तो बताइए आप लोग कि परमिएबिलिटी किसको बोला जाता है। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, बी, क्योंकि जो कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक कंडक्टिविटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसी को बोला जाता है परमिएबिलिटी। जैसे कि कंडक्टर में कंडक्टिविटी होता है, वैसे भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो कंडक्टिविटी होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कवर करने के लिए जो कंडक्टिविटी होता है, उसी को बोला जाता है परमिएबिलिटी। और इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी पर मीटर। इसको याद रखेंगे, हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी होता है मैग्नेटिक मटेरियल में, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, उसको परमिएबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मटेरियल का जो होता है, ये नहीं हो सकता परमिएबिलिटी। ठीक है, बाकी दूसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब नहीं हो सकता। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, कलर कोड हमको याद रखना है। कलर कोड के बारे में आप लोग को अगर याद होगा ही, तो वो पूछा है इसका जो ऑरेंज, रेड, ब्राउन, गोल्डन कलर बैंड दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस में। पहले दिया हुआ है ऑरेंज, उसके बाद दिया हुआ है रेड, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद गोल्डन। तो आपको याद होगा कि बी रॉय यानी 0 1 2 3 4, उसके बाद GBVGW 5 6 7 8 9। तो हमको पहला क्या दिया हुआ है? ऑरेंज यानी 3 नंबर। तो पहला हो गया 3। उसके बाद क्या दिया हुआ है? रेड यानी 2। पहला हो गया 3, उसके बाद 2। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है? ऑरेंज, रेड, उसके बाद दिया है ब्राउन। ब्राउन यानी 1। ये 10 का पावर होता है 1। ठीक है, 10 का पावर 2 होता है, तो 10 का पावर 1 रहेगा यहाँ पे। देखिए, क्योंकि बी होता है 10 का पावर 1, और दूसरा बी होता है 10 का पावर 1, और आर होता है 10 का पावर 2। तो बी फॉर ब्राउन यानी 10 का पावर 1 होगा। पहला था 3, उसके बाद 2, 10 का पावर 1 यानी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई? 320। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? गोल्डन कलर का क्या होता है मतलब? तो क्या हुआ? 3 2 10, 3 2 10 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई? 320 ओम। और बाकी जो गोल्डन का दिया हुआ है, ये 10 टू द पावर -1 का टॉलरेंस होता है। तो हमको कितना मिला है अभी? 320 ओम। 320 ओम किस में है? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, याद आया? कुछ समझ में आया? क्योंकि ऑरेंज होता है 3 नंबर। सेकंड कैटेगरी में दिया हुआ है रेड, सेकंड बैंड में रेड का मतलब क्या होता है? बी रॉय, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन एंड रेड। अर्थात पहला हो गया 3, दूसरा हो गया रेड 2 का। ठीक है, ऑरेंज हो गया 3, रेड हो गया 2, ब्राउन हो गया 10 टू द पावर 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 ओम निश्चित रूप से आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए फ्यूज शुड बी कनेक्टेड। ये तो इतना सिंपल आंसर है। हम लोग फ्यूज़ को किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज़ में, फेज़ के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। कौन सा ऑप्शन में सही रहेगा? सीरीज विथ फेज कंडक्टर। 3 का डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MCCB, इसको याद रखना है भाई। ये कुछ क्या नाम है इसका? MCCB का पूरा नाम, MCC का पूरा नाम होता है मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। कौन सा ऑप्शन में है? ए। ठीक है, राइट आंसर मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है द कलर ऑफ वाई रिकमेंडेड टू एर्थ कनेक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से तो जो कलर कोड होता है एर्थ कनेक्शन के लिए, कौन सा कलर कोड हम लोग यूज़ करते हैं? बताइए। कलर कोड होता है ग्रीन, क्योंकि रेड को हम लोग फेज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर सिंगल फेज़ हो रेड और ब्लैक, रेड होता है फेज़, ब्लैक हो जाता है न्यूट्रल। और तीनों फेज़ हो तो RYB को यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लू होता है 3 फेज़ में, एक फेज़ को ब्लू बोला जाता है, एक फेज़ को रेड और एक फेज़ को वाई लेते हैं। अगर सिंगल फेज़ हो तो रेड को यूज़ करते हैं और न्यूट्रल में
किसको, ब्लैक को यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर ग्रीन को हम लोग यूज़ करते हैं अर्थ कनेक्शन के लिए, तो इसका बी हो जाएगा इस राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, लीड एसिड बैटरी में कौन सा गैस चार्जिंग के टाइम पे उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है। देखिए भाई, लीड एसिड दिया हुआ है यहाँ पे, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सा गैस। अगर आप लोग इसका चार्जिंग मेथड और डिस्चार्जिंग मेथड को देखोगे तो इसमें पता चल जाएगा आपको कि ए हो जाएगा राइट आंसर। इसमें हाइड्रोजन उत्सर्जित होता है, यानी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट बोला है 120 एम्पियर आवर का एक बैटरी है जिसमें 8 एम्पियर का धारा अगर चलता है तो कितने अवधि तक चलेगा, अपना कितना टाइम तक वो चल पाएगा। वेरी सिंपल भाई, 120 एम्पियर आवर दिया हुआ है। ठीक है, 120 एम्पियर आवर दिया हुआ है, हमको 8 घंटा 8 एम्पियर तक देता है। ठीक है, AH 8 एम्पियर मिलेगा, तो 8 से भाग दे देने पर कितना आएगा, 15। अगर हम लोग को 8 एम्पियर चाहिए तो ये 15 घंटे तक चल सकता है, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट बोला है 50 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हो गया 50 माइक्रोफैराड, इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, तो बोला है एनर्जी स्टोर, इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा ही, अगर नहीं है तो हम लोग बता देते हैं। देखिए, इसका एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू CV²। हमको कैपेसिटेंस और वोल्टेज दोनों दिया हुआ है, इसको फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम लोग इसका आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, हाफ C का मतलब होता है क्या दिया हुआ है 50 माइक्रोफैराड यानी 10⁻⁻6। ठीक है, उसके बाद B का स्क्वायर, B यानी कितना दिया हुआ है 200। 200 कितने बार, 2 बार। कैलकुलेशन एक बार करेंगे तो हम लोग को उत्तर मिल जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप लोग को डाउट है तो मैं इसका सॉल्व करके बता देता हूँ। चलिए करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हाफ इंटू 50 10⁻⁻6। उसके बाद क्या दिया हुआ है 200 कितनी बार, 2 बार। इसको 200 को 2 बार करेंगे 10⁻⁻6, -6 से ये दो 4 बार, 4 जीरो चला गया तो 10 कितना रहा, -2। ठीक है, इसमें 50 रहा है। ठीक है, और इसके हाफ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी बताइए 2 × 2 कितना हो गया, ये हो गया 4। ठीक, तो कितना रहा अभी, हाफ इंटू 50 इंटू 10⁻⁻2 × 4। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 50 को हाफ करेंगे तो कितना हो गया 25, और ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 100, और ये 10⁻2 है। 10⁻2 इंटू 100 कितना होता है, 100 इंटू 10⁻2। ये नीचे रहेगा यानी ये भी 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा ना। तो 8 का ए हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे 1 जूल। ठीक है, दोबारा आपको कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा, आप लोग इसको कैलकुलेशन करोगे तो पता चल जाएगा। हाफ इंटू C के बदले में लिखोगे 50 इंटू 10⁻6 इंटू 200 2 बार, CV स्क्वायर बोला था तो 200 2 बार। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो निश्चित रूप से मिल जाएगा आपको 1 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, हम डिटेल में बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच ऑफ द अमंग इज द फॉलोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट में दंड चुंबक के चारों ओर बलों की रेखा जो प्रभाव होता है उसका दिशा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है। भाई याद रखो इसको, अगर दिशा जो बार मैग्नेट के बारे में बोला है, ठीक है, इसमें से जो लाइन्स ऑफ फोर्स जाता है कहाँ से कहाँ जाता है, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया कितना, क्या हो गया साउथ। ठीक, कहाँ से कहाँ जाएगा, याद रखो कहाँ से कहाँ जाएगा, ये जाएगा नॉर्थ से साउथ, ऐसे जाता है लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड ए बार मैग्नेट, कहाँ से कहाँ जाता है भाई, याद रखो। ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से बाहर होके साउथ पोल तक जाता है, नॉर्थ से बाहर होके साउथ पोल। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ से होके साउथ, नॉर्थ से होके साउथ, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रिलक्टेंस, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं ना, मैग्नेटिक सर्किट में अपोजिशन फोर्स को रिलक्टेंस बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, जैसे कि रेजिस्टिव सर्किट में R = V/I होता है, वोल्टेज अपन करंट, वैसे ही इसमें क्या होता है MMF यानी NI नंबर ऑफ टर्न इंटू I/फ्लक्स यानी एम्पियर टर्न पर वेबर, 10 का C हो जाएगा राइट आंसर, एम्पियर टर्न पर वेबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग रीजनिंग फ्रिक्वेंसी FR
ऑफ सीरीज सर्किट RLC। RLC सीरीज सर्किट में बोला है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो XL जब XC के बराबर हो जाता है तब बारी आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। यानी XL मतलब क्या हो गया है 2πfl, ठीक है। XC का मतलब क्या हो गया 1/2πfc। दोनों f को बराबर कर दीजिए, ये f यहाँ आएगा तो 2π इधर आ जाएगा, ठीक है। f इंटू एफ क्या हो जाएगा, f इंटू एफ हो जाएगा f², और इधर क्या आ जाएगा 1/, ये 2π इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4π, ठीक है। 4π हो गया, 2π इंटू 2π तो 4π² हो जाएगा। बाई जो XL था उसका क्या होगा 2πfl था, f तो हो गया, बाकी l को इधर रह जाएगा और c भी इधर रह जाएगा। ये 4² इंटू l इंटू c रहेगा। इसको अगर क्या करेंगे √ओवर निकाल देंगे, f² था ना, हमको खाली f चाहिए, f² इज इक्वल टू 4π² l इंटू c, ठीक ना। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इधर अगर f² 1/4π² l और c ये तीनों रह जाएगा, तो f² से हमको f निकालना है तो इसको √ओवर करना पड़ेगा कि नहीं। √ओवर करेंगे 4π² तो क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा, ये LC रूट के अंदर में रह जाएगा और 1/, हो जाएगा। आया गया फॉर्मूला 1/2π √ओवर ऑफ LC। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर भाई, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये कांस्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है। अगर सॉल्विंग मेथड नहीं पता चल रहा है तो हमको मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा में बताया गया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा परिणाम को, ठीक है। तो क्या बोला है स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिस रिप्रेजेंट्स इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थोड़ा बताइए आप लोग। ये तो स्केलर नहीं होगा, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी तो है, RMS क्वांटिटी ये नहीं है, तो मन याद रखिएगा ये एक फेजर क्वांटिटी है, क्योंकि याद रखिए ये कौन सा क्वांटिटी है फेजर क्वांटिटी। 12 का बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, फेजर क्वांटिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द मटेरियल यूज फॉर डोपिंग टू प्रिपेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखते हैं, हम जानते हैं दो ही मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा वो है, एक हो गया जर्मेनियम, एक हो गया सिलिकॉन। तो एन टाइप एंड पी टाइप, जिसमें होल्स ज़्यादा है वो पी टाइप हो गया, जिसमें नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है वो एन टाइप हो गया। तो इसमें डोपिंग किया जाता है जिसको इंट्रिंसिक बोला जाता है, क्योंकि बिना डोपिंग में ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल नहीं बनते हैं। तो एन टाइप को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसका कुछ पदार्थ को मिलान किया जाता है। कौन सा मिलान किया जाता है, क्या क्या मिलान किया जाता है याद रखिएगा। तो एन टाइप डोपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आर्सेनिक, एंटीमोनी, फॉस्फोरस, ये सब को हम लोग यूज़ करते हैं, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड फॉस्फोरस। अगर ये पी टाइप का पूछा होता है तो उसमें यूज़ करते हैं कौन सा एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, ये सब को यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लगता है, निश्चित रूप से कौन सा होगा आर्सेनिक इज द राइट आंसर, क्योंकि एंटीमोनी, आर्सेनिक और फॉस्फोरस इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए डोपिंग किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको, 13 का हो जाएगा सी इज द राइट आंसर आर्सेनिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिवर्स ब्रेकडाउन फेनोमेना ऑफ जेनो डायोड क्या बोला जाता है, जेनो डायोड का ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन फेनोमेना को क्या बोला जाता है, हॉल इफेक्ट, टनल इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट या एवलांचे इफेक्ट। बताइए कौन सा होगा इसका। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है एवलांच इफेक्ट, ठीक। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट में बताइए जेनो डायोड को किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 5 एम्पियर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट अलाउड टू 5 एम्पियर सर्किट नॉट एक्सीड 800 वाट। देखो जो कौन सा सर्किट के बारे में बात किया है यहाँ, मैक्सिमम लाइट पॉइंट यूज़ करना है 800 वाट का सर्किट है, नॉट एक्सीडिंग 800 वाट। यहाँ पे याद रखना है 10 पॉइंट ही हम लोग यूज़ करते हैं, ये सही आंकड़ा है, मतलब ये एक फिक्स्ड आंकड़ा है। 800 वाट का सर्किट है तो ये पावर सर्किट नहीं है, ये सर्किट जो है उसमें 800 वाट का जो दिया हुआ है सब सर्किट है। ये एक सब सर्किट में कितना यूज़ करना है, वाटेज को 800 वाट और पॉइंट के हिसाब से 10 पॉइंट, ठीक है। ये एक फिक्स्ड आंकड़ा है, इसको याद रखना है 10 पॉइंट और 10 पॉइंट 800 वाट, ये सब सर्किट में आपको यूज़ करना है। बाकी पावर सर्किट होता तो ये 3000 वाट होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला
फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव पॉइंटर, पॉइंटर मूव करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, कौन सा फोर्स यूज़ होता है, पॉइंटर मूव करने के लिए डिफ्लेक्टिंग फोर्स यूज होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी जो कंट्रोलिंग फोर्स होता है उसको एक रिवर्स फोर्स मिलेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, पॉइंटर को कंट्रोलिंग फोर्स होता है। बाकी जो कांस्टेंट रहने के लिए, जो वाइब्रेट होता है कांस्टेंट रहने के लिए डैम्पिंग फोर्स को यूज़ किया जाता है। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होता है मूव करने के लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा है ये क्या, कौन सा पूछा है याद रखिएगा, ये ईएमएफ फार्मूला पूछा है। डीसी जनरेटर का ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू जेड फाई एन पी बाई 16 टू ए होता है पैरेलल पाथ। बाकी जेड हो जाएगा नंबर ऑफ कंडक्टर, फाई हो जाएगा फ्लक्स, एन नंबर ऑफ टर्न, पी फॉर पोल। ठीक है, एन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एन दिया हुआ है सॉरी रोटेशन, एन दिया हुआ है रोटेशन आरपीएम, पी नंबर ऑफ पोल हो गया, जेड हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर, बाकी ए हो गया पैरेलल पाथ। तो E इज इक्वल टू याद रखेंगे जेड फाई एन पी बाई 16 टू ए हो जाएगा पैरेलल पाथ। अगर ये वेव बाइंडिंग होता ए इज इक्वल टू 2, अगर ये लेफ्ट बाइंडिंग है तो ए इज इक्वल टू पोल के बराबर, यानी पैरेलल पाथ पोल के बराबर होता है। इसको याद रखने वाला शॉर्ट फार्मूला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है व्हिच टाइप ऑफ जनरेटर गिव है कांस्टेंट वोल्टेज। देखिए यहाँ ऑप्शन से हमको सीधा सीधा पता चल जाता है, अगर हमको एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट आउटपुट चाहिए तो एक लेवल में होना चाहिए, यानी लेवल कंपाउंड जनरेटर को हमको यूज में लेना है। ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हमको अगर कांस्टेंट चाहिए तो लेवल में रहना चाहिए, लेवल कंपाउंड को हम लोग यूज़ करते हैं, ओवर कंपाउंड या अंडर कंपाउंड नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट बोला है फॉर व्हिच ऑफ वन फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी शंट मोटर को यूज़ करते हैं। बताइए डीसी शंट मोटर किस में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मशीनरी टूल जो होता है शंट मोटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी ट्रैक्शन काम में, इलेक्ट्रिक काम, ट्रेन में ये लोग को ज़्यादातर हम लोग सीरीज मोटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होता है। और ये पूछा है जो पावर यानी 3 फेज सर्किट में अगर 2 वाट मीटर को यूज़ करते हैं, 2 वाट मीटर को यूज़ करके एट यूनिट पावर फैक्टर में, तो W1 एंड W2 का मीटर रीडिंग क्या होगा, अगर जो भी होगा तो पावर किससे कैलकुलेट किया जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें से यूज़ करना है, ABCD ऑप्शन दिया हुआ है। P इज इक्वल टू W1 प्लस W2, या P इज इक्वल टू W1 माइनस W2, या W2 इंटू W1, या रूट ओवर ऑफ 2W1। देखिए दोनों में जो भी रीडिंग आता है उसको जोड़ा जाएगा तभी पावर कैलकुलेट हो पाएगा 3 फेज में। ए हो जाएगा राइट आंसर, P इज इक्वल टू W1 प्लस W2। 20 का कौन सा राइट आंसर होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट बोला है इफ सेकेंडरी टर्न ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर डबल्ड इन द प्राइमरी सेम टाइम, प्राइमरी वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ, देन सेकेंडरी वोल्टेज विल बी। देखिए यहाँ पर एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, एक सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ से 1 वोल्ट जाता है और यहाँ भी 1 वोल्ट हमको मिलता है। पहले क्या बोला, पहले बोला सेकेंडरी टर्न को डबल कर दिए, इसको अगर डबल कर दिए तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट निश्चित रूप से। ठीक कि नहीं। नेक्स्ट बोला एट द सेम टाइम प्राइमरी को हाफ कर दिया गया, यानी 1 के बदले में क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो ये अगर हाफ हो जाएगा, ये डबल है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, हाफ का डबल 1 हो जाएगा। तो पहले 1 ही तो था, ठीक कि नहीं, कितना था, 1 ही तो था। तो फिलहाल क्या होगा, सेकेंडरी 1 ही वोल्ट दिखाएगा ना भाई, जो पहले था। तो क्या होगा आंसर 21 का बी, यानी कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 21 का ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक ना, सॉरी ए नहीं, बी हो जाएगा राइट आंसर, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कॉट कनेक्शन। देखिए 3 फेज को अच्छा नहीं, 3 फेज को 2 फेज सप्लाई में लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कॉट कनेक्शन। इसको याद रखना है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट कीजिए स्कॉट कनेक्शन के बारे में हमको, तो हम एक वीडियो बना देंगे उसके बारे में। तो 3 फेज को 2 फेज में अगर लेना है, 2 फेज सप्लाई निकालना है, तो उसमें स्कॉट कनेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मटेरियल यूज्ड इनसाइड द ब्रीदर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्रीदर में कौन सा यूज करते हैं, अगर वो मॉइस्चर और नमी को अंदर ना जाने देने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं ब्रीदर में, हम लोग यूज़ करते हैं सिलिका जेल, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द टाइप ऑफ अल्टरनेटर यूज इन हाइड्रोलिक पावर स्टेशन। हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में कौन सा यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन कौन सा अल्टरनेटर यूज़ करते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक। बताइए ज़रा। हम लोग यूज़ करते हैं साइलेंट पोल अल्टरनेटर, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 24 का बी, साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर को यूज़ करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर, साइलेंट पोल टाइप का अल्टरनेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ आर दिया हुआ है, रोटर करंट ऑफ इन इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय एक्सप्रेशन स्लिप एस इज इक्वल टू स्लिप एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो एफ आर यानी रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखिए भाई, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, याद रखो, एफ आर इज इक्वल टू स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है उसका फॉर्मूला। इसमें देख लीजिए, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैसे पता चलता है, पता है आपको? अगर आप लोगों को सिंक्रोनस स्पीड स्लिप निकालना है तो एन एस सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बाई सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100, इसमें आएगा स्लिप परसेंटेज में। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया जाता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देने से हम लोगों को मिल जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होता है रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एस इंटू एफ, एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई? इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ ए 4 पोल एसी मशीन, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखो भाई, इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री इंटू पोल। पोल यानी कितना दिया हुआ है? 4, और 180 से 4 गुना करने से कितना आएगा? 720 डिग्री। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सही? तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर दिया हुआ है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो स्क्यूइंग होता है उसका क्या, जो बार मोटर का बार होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, स्क्यूइंग जो होता है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, स्क्यूइंग किस लिए यूज़ करते हैं? ये प्रिवेंट कॉगिंग को प्रिवेंट करता है, इट इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, इट प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म टॉर्क। ठीक है, इट रिड्यूस हमिंग। ठीक है, ये इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, ये स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा नहीं पाता है। 27 का बी नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये स्टार्टिंग टॉर्क को नहीं बढ़ा सकता है। हाँ, ये यूनिफॉर्म टॉर्क दे सकता है, हमिंग साउंड कम हो सकता है। ठीक है, तो बी इसका नहीं है, बी इसका राइट, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, सिंक्रोनस कैपेसिटर। सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या है? याद रखो भाई, सिंक्रोनस मोटर को तीन प्रकार चलाया जा सकता है। एक मतलब उसका सिंक्रोनस स्पीड से कम करके, ज़्यादा करके, लेवल करके, जो अगर ओवर एक्साइटेड होता है तो सिंक्रोनस कैपेसिटर के हिसाब से काम करता है। सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या होता है, ये ऑप्शन में चुनना है आपको। अगर ये सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा काम, मतलब ज़्यादा स्पीड से काम करता है तो इसको क्या बोल जाता है? ओवर एक्साइटेड। तो ये कौन सा वाला होगा सिंक्रोनस कैपेसिटर का? तो ओवर एक्साइटेड ही होगा, लेकिन रनिंग विथआउट मैकेनिकल लोड, जब मैकेनिकल लोड के बिना चलता है तभी जाके ये सिंक्रोनस कैपेसिटर बोला जाता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथआउट मैकेनिकल लोड। ठीक है, 28 का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, 28 का सी यानी ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथआउट मैकेनिकल लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क? हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क देता है कौन सा वाला भाई? ये तो रिपीटेडली पूछा हुआ सवाल, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। ये होगा यूनिवर्सल मोटर, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर सीरियली मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाएंगे तो दूसरे में आ जाएगा कौन सा? कैपेसिटर। उसके बाद हो जाएगा रिलक्टेंस, सबसे लास्ट आएगा शेडेड पोल। ठीक है, तो हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है किसका? यूनिवर्सल मोटर। 29 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बोला, एलटी का 660 वोल्टेज 660 वोल्टेज ग्रेड का पावर केबल अगर है, द डायमीटर ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, इसका डायमीटर किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? बोला ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज में क्यों डिपेंड करेगा भाई? अगर इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज़ करना है कंडक्टर में, तभी जाके हम लोग को ऑपरेटिंग वोल्टेज को याद रखना है। कौन सा कितना वाला ग्रेड वाला हम लोग लगाएंगे वो ऑपरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर ये भी नहीं डिपेंड करता है। करंट टू बी कैरिड, हाँ, ये हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? याद रखिए, सी हो जाएगा राइट आंसर। करंट टू बी कैरिड, कितना करंट कैरी करेगा उसको डायमीटर को डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 30 का सी हो जाएगा राइट आंसर। टाइप ऑफ इंसुलेटेड, हाँ, ये इंसुलेटेड वोल्टेज को डिपेंड करता है। कौन सा वाला इंसुलेटेड इंसुलेशन यूज़ करेंगे, कितना वोल्टेज ग्रेड का है, वो तो भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे डायमीटर ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करेगा, तो कितना करंट फ्लो करना है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, बाकी का 30 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। हाल ही में इसका जो वैकेंसी निकला हुआ था UR राव, अभी उसका आगे एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग तैयारी जारी रखिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा,
हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।